पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पीएमओ ने बुलावा भेजा और एक साल बाद रमन सिंह की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। ये मुलाकात अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश राज्य बीजेपी की बैठक लेकर गए हैं और रमन सिंह को हाल ही में उत्तराखंड में सीएम चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया था? क्या छत्तीसगढ़ में उनकी सियासी पारी अब समाप्ति की ओर है? हालांकि उन्होंने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात भी हुई स्पोर्ट्स मिनिस्टर से किरण रिजिजू जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बहुत सारे विषयों में चर्चा करना था। छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के विषय भी थे और छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री जी सौजन्य भेंट भी। सत्ताधारी दल विपक्ष में चल रही सियासत के अपने तरीके से मायने निकाल रहा है। अब दिल्ली जैसे वो गए थे और पुरंदेश्वरी जी का यहाँ बयान आया कि विधानसभा सत्र स्थगित क्यों किया गया, हर मुद्दे पे बायकॉट क्यों किया जाता था, तो इसका जवाब उनके पास है नहीं। और शायद इसी की सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड ने उनको बुलाया था। एक सुगत संयोग कहना चाहिए और हम सब आसान्वित हैं कि छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा बहुत सारे विषयों पर अवगत हुए और एक अच्छी मुलाकात हुई। कार्यकर्ताओं में भी अच्छा संदेश है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सहित अन्य जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उनका लगातार ध्यान छत्तीसगढ़ पर केंद्रित हो रहा है, इस बात का संकेत है। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी की खबरों के बीच इस मीटिंग पर यही कहा जा सकता है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो पीएम जाने और एक्स सीएम जाने, लेकिन प्रभारियों की बैठक, उत्तराखंड में जिम्मेदारी और अब पीएम से मुलाकात की इन कड़ियों ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार तो गर्म कर ही दिया है। कई अटकलें भी लगाई जाने लगी है। इसका खुलासा कब होगा, सबको इसका इंतजार है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। रमन का दिल्ली गमन। प्रधानमंत्री के साथ जब कल मुलाकात करके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लौटे और मीडिया से चर्चा हुई और उसके बाद तस्वीर जारी हुई। आमतौर पे जब उनकी मुलाकात होती है दिल्ली में तो तत्काल घंटे 2 घंटे में तस्वीरें जारी हो जाती हैं, लेकिन कल जब वो वापस लौटे, मुलाकात के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तस्वीरें जारी हुई, तब लोगों को पता चला कि 1 साल बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। कोरोना काल में मुलाकात नहीं हो पा रही थी और अभी भी कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जाने लगे, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, कयास लगाए जाने लगे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिल्ली से बुलावा किसी खास मकसद से आया और ये मकसद क्या था? क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है? क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में भी पर्यवेक्षक के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे बखूबी उन्होंने निभाया। और अगर वो दिल्ली जाते हैं तो क्या छत्तीसगढ़ में अब उनकी सक्रियता कम होगी? सत्ताधारी दल के अपने अलग मायने हैं, वो अलग तरीके से इसे देखते हैं। सभी अपने अपने तरीके से इसे देख रहे हैं, लेकिन मुलाकात हुई है तो ज़रूर कुछ न कुछ बात तो हुई है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, धनंजय जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। नमस्कार। उमेश जी हमारे साथ हैं भाजपा से, और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी हैं। शशांक जी, पहला सवाल आप ही से करूंगा। क्या आपका अंदाजा है, क्या विश्लेषण है? 2.5 साल बाद उत्तराखंड में डॉक्टर रमन सिंह को एक जिम्मेदारी दी जाती है, बीच में कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। प्रभारी और शिव प्रकाश जी यहाँ आकर बैठकें करके जाते हैं और उसके बाद अचानक से बुलावा आता है, ये मुलाकात होती है। देखिए, ऐसा है कि एक परंपरा है, कोई भी पार्टी की जब सरकार केंद्र में रहती है तो राज्यों के जो अनुभवी लोग होते हैं उनको केंद्र में बुलाकर कोई बड़ी जिम्मेदारी देना या केंद्र में उनका उपयोग करना। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तो उनके पास एक बहुत लंबा दीर्घ अनुभव है सत्ता का, प्रशासन का। तो ये संभव हो सकता है कि उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि इस बात के कयास पिछले 6-8 महीनों से लग रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई मंत्रिमंडल में विस्तार, एक जो है परिवर्तन करने जा रही है।
कारण यह है कि कई जो साथी हैं केंद्र सरकार के में, जो उनके सहयोगी पार्टियां थी, चाहे वो शिवसेना हो या अकाली दल हो, तो ये लोग छोड़कर चले गए हैं गठबंधन को। तो वो जो मंत्री के पद रिक्त हैं और जो अतिरिक्त भार कुछ मंत्रियों के ऊपर में पड़ा हुआ है, तो शायद उसको शेयर करने के लिए एक मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इस बात की बड़ी संभावना है कि केंद्र में अभी उनको मंत्री बनाएं या उसके बाद उनको राज्यसभा के जरिए। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि राज्यपाल वगैरह बनाने की बात, तो मुझे लगता है कि जो उम्र है और जो उनका अनुभव है उसके आधार पर, क्योंकि राज्यपाल हमने जो देखा है वो ज़्यादातर रिटायरमेंट पोस्ट की तरह भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं 70+ वालों को ही, जो मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं उन्हीं को ज़्यादातर बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कुछ केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में या और किसी ओहदे पर उनको रखा जा सकता है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उसका लाभ सरकार ले सकती है। उमेश जी, आप लोगों को क्या लग रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा शायद आप लोग भी खुलकर ना बोले, लेकिन अंदाज़ा लग रहा होगा कुछ आप लोगों को भी, प्रभारी की बैठकों के बाद ये मुलाकात कुछ तो मायने है? देखिए अभिषेक जी, मुझको लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, अंदाजे के आधार पर निर्णय नहीं होते और अंदाजे के आधार पे बातचीत। अंदाजा तो हम लगा रहे हैं, आप लोगों के यहाँ तो तय कर लिया गया होगा। देखिए निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मुलाकात को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह मैं समझता हूं कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक औपचारिक मुलाकात है। जिस प्रकार से अगर हम देखें आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो दोनों अपने अपने राज्यों के अंदर में साथ में मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री काल रहा आदरणीय मोदी जी का, मोदी 1, तो उस वक्त भी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक सफल राजनेता के तौर पे और छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाले नेता के तौर पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की पहचान रही है। तो उस तमाम लिहाज से, और जैसा कि अभी आपने चुनाव का भी जिक्र किया उत्तराखंड का, तो इन तमाम विषयों को लेकर के एक अनुभव के आधार पे एक स्वाभाविक मुलाकात, और उसमें मुझको लगता है कि राजनीति से लेकर के राज्य के तमाम गंभीर विषयों को लेकर के और तमाम औपचारिक चर्चाएं हुई होगी। तो इसको एक स्वाभाविक तौर पे ही मैं देखूंगा। धनंजय जी, 1 साल बाद ये मुलाकात हुई है, 2.5 साल बाद उत्तराखंड में एक जिम्मेदारी दी गई और प्रभारियों की बैठक, क्या ये सारी चीज़ें संयोग है? देखिए, एक्चुअल में ये देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर रमन सिंह जी बीच के मुलाकात का विषय है, और क्या उनके बीच में चर्चा हुई है, किस विषय पर चर्चा हुई है, क्यों उनको बुलाया गया था, क्या उनको राजनीति से बाहर किया जा रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे शशांक शर्मा जी ने भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना वहाँ पे है। मुझे ऐसा लगता है कि बीते 7 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता से जो भाजपा ने जो वादा किया था, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो या किसानों को आय दोगुनी बढ़ाने का मामला हो या 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष युवाओं को देना हो, या और भी बहुत सारे मसले हैं जिसमें कि आप देखेंगे 15-15 लाख रुपए आम जनता खाते में आएंगे। इन सभी वादों को पूरा करने में 7 साल में नरेंद्र मोदी असफल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आरएसएस का सीधा सीधा भाजपा और सरकार पर हस्तक्षेप रहता है, आरएसएस तय करती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मैं ये भी कयास लगा सकता हूँ कि हो सकता है श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से कुछ निवृत्त करने की बात हो, श्री रमन सिंह जी को वहाँ पे बैठाने की बात है, भी एक बात हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो ये दोनों के बीच के चर्चा का विषय और क्या बातें हुई है वो समझ से परे। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में और छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह जी को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मामला है, दोनों बेहतर बोलिए। देखिए अभिषेक जी, तमाम तरह के विषय धनंजय जी ने यहाँ पर रखे और अंदाजा और आकलन के आधार पे मैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर में घटनाक्रम घटित हुए हैं बीते दिनों में, उसके आधार पे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखना चाहूंगा। जब से इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनी है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के इस प्रदेश से 3-3 नेता यहाँ से जाते हैं और जिस प्रकार से मुस्कुराती हुई तस्वीर राहुल गांधी जी के साथ वहां से निकल करके आती है, और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चा और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के बीच में कंफ्यूजन कि 2.5 साल के फार्मूले के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अभी 2.5 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बच गए हैं। अब कांग्रेस को मुझको लगता है कि स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, ना तो इनके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और ना ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो 2.5 साल बाद कौन मुख्यमंत्री होगा यह इनको स्पष्ट करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों पर अंदाजा लगाना। आपसे ही सवाल मैं कर लेता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह अगर दिल्ली
दिल्ली जाते हैं, फिलहाल तो सब अंदाज़ा लगा रहे हैं, मुलाकात हुई तो कुछ तो बात हुई होगी। दिल्ली जाते हैं तो आप लोग खुश होंगे या आप लोगों को अफसोस होगा? देखिए अभिषेक जी, मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही आपसे कहा मेरा मतलब कि पूरे प्रदेश के भाजपाइयों से था। राजनीति के क्षेत्र में अंदाजे पे, अटकलों पे निर्णय नहीं होते और ना ही कोई कार्यकर्ता उन विषयों को लेकर के आगे बढ़ता है। रह गई बात, डॉक्टर रमन सिंह हमारे नेता हैं और इस प्रदेश में लगातार 15 वर्षों तक इस प्रदेश की जनता को, इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है और निश्चित तौर पर हमारे नेता होने के नाते वह आने वाले समय के अंदर में पुनः छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते या फिर देश के अंदर बड़ा दायित्व लेकर के पूरे देश का विकास को आगे बढ़ाएं, छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाएं। मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होता है और उनको मंत्री बनाया जाता है तो अब तो खुश होना चाहिए आप लोग। देखिए, परिवार का मुखिया यदि किसी बड़ी दायित्व को प्राप्त करता है, बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर परिवार के सभी सदस्यों के अंदर में एक हर्ष का वातावरण होता है, खुशी का माहौल होता है। तो निश्चित तौर पे हमारे और भी हमारे नेतृत्व करता है, केंद्र के अंदर में है, अंततः हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए, तमाम छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए वही निर्णय करते हैं और जो भी निर्णय होता है उससे निश्चित तौर पे तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर में खुशी का संचार होता है। लेकिन यह अटकलों के आधार पे, संभावनाओं के आधार पर यह विषय आगे बढ़ रहा है, इसलिए मुझको लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा अटकलें नहीं लगानी चाहिए। भाजपाई खुश होंगे, दिल्ली जाएंगे, प्रमोशन मिलता है, आप लोग खुश होंगे या नहीं? क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे ही पूरा चुनाव लड़ा था 2018 को और सफलता मिली थी। देखिए, मैंने पहले कहा कि पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी जी और सुनिए रमन सिंह जी के बीच मुलाकात का मामला है करके, लेकिन जैसे शशांक शर्मा जी ने भी कहा कि उनको जिम्मेदारियां मिल सकती है, भाजपा के प्रवक्ता उमेश घोरवड़े भी कह रहे हैं उनको दायित्व मिल सकता है, तो मैंने भी उस चीज को दोहराया कि हो सकता है कि आरएसएस को ऐसा लगता है कि 7 साल में नरेंद्र मोदी जी असफल रहे प्रधानमंत्री। अगर दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाती है, मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है प्रधानमंत्री बनाने का विचार इनमें चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग अगर छत्तीसगढ़ के व्यक्ति डॉक्टर रमन सिंह जी को, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति डॉक्टर रमन सिंह अगर देश में प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर व्यक्ति को खुशी मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति है। अभी तो भाजपा को तय करना है और जिस प्रकार से स्थिति है रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ में, ना तो उनको यहाँ के नेता पसंद करें भाजपा के, ना तो कार्यकर्ता पसंद करें। पर आप लोग बोलते हैं पूछ पर रखनी है ना, अब दिल्ली में बुला ये कांग्रेस का डर है। सुनिए ना, डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे से खौफ है कांग्रेस को, डॉक्टर रमन सिंह से भयभीत होते हैं, डॉक्टर रमन सिंह से डरते हैं। उनकी बात कर रहा हूँ, वही उनकी जनता के बीच में जो पैठ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जनता जो उनको जिस प्रकार से पसंद करती है, चाहती है, चाउर वाले बाबा के रूप में जानती है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में आने वाले 2023 को लेकर के कहीं ना कहीं भय है और वह भय आज धनंजय जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, शशांक शर्मा जी भी दायित्व की बात कर रहे हैं, घोरवड़े जी दायित्व कर रहे हैं और मैं भी दायित्व की बात कर रहा हूँ। आप लोग खुश होंगे? दोनों चीजों में इनको पीड़ा, सीधा सवाल कर रहा हूँ धनंजय जी, आप लोगों को खुशी होगी या आप लोगों को भी अफसोस होगा? मैंने कहा ना कि अगर छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी के स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया जाता तो हर व्यक्ति खुशी होगी। छत्तीसगढ़ के व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कौन सी बड़ी इसमें किसको ना खुशी होगी। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे रमन सिंह जी की स्थिति छत्तीसगढ़ में जनता और कार्यकर्ता दोनों खारिज कर दिए, भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति वैसी है और नरेंद्र मोदी के सामने तो रमन सिंह जी की स्थिति और बहुत ज्यादा खराब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से 1 साल बाद उनको बुलाया गया है, कहीं उनको जिम्मेदारी नहीं मिलती, कहीं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो वहां पे उनको मंच में स्थान नहीं मिलता है। लोकसभा चुनाव जिसमें हुए उसमें रमन सिंह जी की फोटो गायब रही है और अभी इनके हंटर वाले जो दीदी आए हुए हैं उन्होंने पहले कहा कि हंटर चलाएंगे, फिर उसी प्रकाश जी आके बोले कि परिवारवाद वाली बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब पूरी तरीके से बेहतर तरीके से उमेश घोरवड़े जी बता पाएंगे या तो रमन सिंह जी बता पाएंगे। उमेश जी बोलिए। देखिए, मुझको वह दिन भी याद है जब छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिल्ली के अंदर में जाते हैं, 10 जनपद के अंदर में जाते हैं। उस दिन एक छत्तीसगढ़ का निवासी होने के नाते मुझको बड़ा गहरा दुख हुआ था, बहुत गहरा धक्का लगा था जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की गाड़ी 10 जनपद के बाहर रोक दी जाती है और उनको वहां से उतर करके पैदल जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति 10 जनपद के अंदर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री की वहां पर निर्मित होती है और 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। ये तो अपने ही ऊहापोह में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से यह 2.5 साल बीते हैं और किस प्रकार से, जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश के अंदर में चर्चा चल पड़ी है कि 2.5 साल को बचाने के लिए एक नेता बकरों की बलि दे रहे हैं, दूसरे नेता एटीएम बने हुए हैं। तो मुझको लगता है कि वो एटीएम का परिणाम असम के अंदर में और तमाम राज्यों के अंदर में दिख रहा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ से ले जाकर के एटीएम वहां पर खाली किया जा रहा है। इस सब के बीच में कवायद केवल और केवल 2.5 साल के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। और रह गई बात डॉक्टर रमन सिंह की, तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के पास डॉक्टर रमन सिंह
सिंह की टक्कर का कहीं बात कोई बताइए, नेता नहीं क्या है। रमन सिंह इसलिए को प्रधानमंत्री ये बनाने से आपको आपत्ति है? भयभीत और क्या अचंभित उमेश हुए यहाँ गोडबोले पर जी खड़े रमन हुए सिंह जी हैं। को अरे प्रधानमंत्री आप बनाने का बताइए विरोध ना कर रहे हैं साहब, क्या? अरे आप बताइए, क्या रमन सिंह आप जी को बताइए, अगर नरेंद्र आपके मोदी राहुल जी की गांधी जगह में योग्यता नहीं, आप प्रधानमंत्री मान बना रहे देंगे हो, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे क्या? आपका क्या बहुत भाजपा धन्यवाद। विरोध अगले करेगी बार क्या? भी फिर से मैं तो भारतीय कह रहा हूं जनता ना, पार्टी आने छत्तीसगढ़ वाले के 20 जनता साल होने तक के फिर से नाते भारतीय जनता अगर पार्टी छत्तीसगढ़ के इस व्यक्ति देश रमन के सिंह को अंदर में जनता प्रधानमंत्री की बनाया सेवा जाएगा करेगी, ये आप तो मुझे मान खुशी रहे हैं, होगी। इसके मैं लिए तो कह आपका रहा हूं। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। आप लेकिन उसे 23 दुखी है में क्या? छत्तीसगढ़ की कुर्सी भी क्या आप खाली दुखी करने है के कि लिए आप स्पष्ट है कि तैयार जैसे रहिए। भाजपा कार्यकर्ता 23 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ जी की से भी नाराज कुर्सी है, खाली वैसे करने भाजपा का तैयार रहिए। प्रवक्ता उमेश और गोडबोले 22 साल नाराज के है, बाद कौन ये सा उसको मंत्री समझ में होगा, आ गया। ये हमें बता दीजिए। शशांक जी, आपसे मेरा सवाल है ये प्रवक्ता तो खैर अपनी अपनी मजबूरियां हैं कि उनकी बातें करने की, आपका विश्लेषण क्या है? अगर दिल्ली जाते हैं डॉक्टर रमन सिंह तो छत्तीसगढ़ में उनकी सियासी पारी का अंत हम समझे? देखिए, ऐसा है कि आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने जो बातें कही हैं वो एक परंपरा की बात कही है कि किसी राज्य के अगर मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहते हैं और केंद्र में सरकार बनती है, तो चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे दूसरे नेता हो, उनको वहां पर उनके अनुभव का लाभ दिलाया जाता है। इस आधार पर यह संभावना हो सकती है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन चूंकि वो जो मुलाकात हुई है उसमें अगर उनको केंद्र में उनको बुलावा मिलता है तो उससे ना तो उनका राजनीतिक कद कम होगा ना उनका राजनीतिक महत्व घटेगा, अगर हम ऐसा माने। क्योंकि नहीं, मैं देखिए, आज छत्तीसगढ़ की में स्थिति- सक्रियता को लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी ये बात उठी थी, तब उन्होंने कहा था मैं छत्तीसगढ़ में खुश हूँ, यहीं पे सियासत करना चाहता हूँ। जी। तो छत्तीसगढ़ में क्या सक्रियता कम होगी उसके बाद निश्चित तौर पे? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह का कद इतना है केंद्रीय नेतृत्व में या दिल्ली में कि अगर वो चाहते तो स्वयं जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भी वे नहीं है। दूसरी बात है कि वो पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी नहीं है। तो इसलिए आज की तारीख में डॉक्टर रमन सिंह का अगर आप वर्तमान स्थिति देखें तो केवल विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो केवल विधायक के तौर पर रमन सिंह के जो उनकी क्षमता है, जो उनकी उपयोगिता है, वो तो साबित नहीं हो रही है। तो उनके ये जो 15 साल का दीर्घ अनुभव है, इसका लाभ अगर केंद्र उठाना चाहे तो मुझे लगता है इससे सभी को खुश होना चाहिए। हमारे केंद्र से, अगर राज्य से 2 बड़े नेता जो हैं वो केंद्र में मंत्री बनते हैं, लेकिन केवल ये देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात केवल जन सरोकारों को लेकर ही सामने आती है। जहां तक सियासी और राजनीतिक विषय हैं, उनके मन की बात को समझना बहुत मुश्किल है। वास्तव में वहां पर जाकर क्या चर्चा हुई है, यहाँ की राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है, उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है, या वास्तव में ही डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के जो योजनाएं हैं या तमाम यहाँ पे सरकार कैसी चल रही है, इन विषयों पर चर्चा, ये बात कहना बड़ा मुश्किल है। ये कयास और परंपराओं पर हम जो बहस कर रहे हैं, मैं उस आधार पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये जो बैठक प्रभारियों ने यहाँ पर की थी, अभी शिव प्रकाश जी भी आए थे, बहुत सी बातें उन्होंने कही, पुत्र मोह से लेकर बहुत सारे निर्देश और संदेश भी देकर गए हैं। उसके बाद ये मुलाकात हुई है, तो क्या इसे लिंकअप करना सही रहेगा या किया भी जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि संगठन अपने स्तर पे 2023 की तैयारी में तो जुट चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल ये है कि जो वर्तमान में सर्वोच्च नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह के अलावा, उनकी क्या भूमिका होगी राज्य में आने वाले चुनाव में, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा में, केंद्र में इनकी क्या भूमिका होगी। जैसे हमने देखा है कि कैलाश विजयवर्गीय बहुत कद्दावर नेता थे मध्य प्रदेश के, अचानक उनको केंद्रीय संगठन में ले जाके उनको पश्चिम बंगाल का उनको प्रचार प्रमुख बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि संगठन के भीतर का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के दीर्घ प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव का लाभ अगर केंद्र लेना चाहे तो वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। उमेश जी, ये मुलाकात तो हुई है और छत्तीसगढ़ में अगर डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त जो सबसे बड़ा चेहरा आप लोगों की पार्टी के हैं, वो अगर केंद्र में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस जगह को भरने की भी कोशिश होगी या नए नेतृत्व, नए चेहरे को भी लाने की कोशिश होगी? देखिए अभिषेक जी, मैं फिर कहूंगा, अटकलों के आधार पे मैं प्रतिक्रिया यहाँ पर कहीं कोई नहीं दूंगा। रह गई बात लगातार अटकलें लग रही है, तो मैं भी एक अटकलन लगा देता हूँ। और उन संभावनाओं के आधार पर मुझको तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं को लटकाने का, बाधित करने का काम चल रहा है, चाहे प्रारंभिक दौर में किसान सम्मान निधि का डाटा ना भेजकर तमाम तरह से उसको लटकाने का प्रयास हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है उसको रोक करके छत्तीसगढ़ की जनता को आवास
उदासीन करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, या फिर आयुष्मान भारत योजना में बाधा बनने का काम इस राज्य की सरकार कर रही है, या फिर केंद्रीय तमाम योजनाएं चाहे स्मार्ट सिटी के माध्यम से या फिर जल जीवन मिशन के माध्यम से तमाम तरह के जो विषय हैं उनको लगातार राज्य की सरकार लटकाने का और बाधक बनने का काम कर रही है। तो मुझको लगता है कि उस दिशा में भी एक सकारात्मक चर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने निश्चित तौर पे की होगी। और जैसा कि वर्तमान में दिख रहा है कि केंद्रीय तमाम योजनाओं के काम तो धरातल पर होते हुए दिख रहे हैं, और मुझको लगता है कि चाहे हम भारत माला प्रोजेक्ट की ही हम क्यों ना बात कर लें, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के बजट में एक बहुत बड़ा प्रावधान भारत माला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ को मिला है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को डॉक्टर रमन सिंह ने निश्चित तौर पर धन्यवाद ज्ञापित किया होगा। और आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार इन तमाम योजनाओं में बाधा बन रही है, उसके निराकरण की दिशा में केंद्रीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा 2023 की तैयारी में भाजपा भी लगा है, आप लोग भी लगे हैं निश्चित तौर पर। आप लोग 2018 डॉक्टर रमन के चेहरे को हटाकर या हराकर कहा जाए, आप लोगों ने सत्ता पाई। 2023 में क्या आप लोग वही चेहरा अगर रहा तो कंफर्टेबल होंगे, या फिर उनके चेहरे के न रहने से आप लोग ज्यादा बेहतर समझ? देखिए अभिषेक जी, लगातार छत्तीसगढ़ में चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, भाजपा के 9 सांसद हो, या पूरी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, यहाँ के परंपराओं का विरोध कर रहे हैं, यहाँ किसानों को धान की कीमत जो 25 रुपये दे रहा है उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के पैसा को रोकवाने की दावा इनके द्वारा किया जाता है, और भी सारे केंद्रीय योजनाएं हैं जिसकी राशि को रोकवाने के लिए लगातार ये षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्रकारी की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक बार और डॉक्टर रमन सिंह जी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित को बाधित करने के लिए जो हमेशा से इनकी आदत रही षड्यंत्र करने की, उसी षड्यंत्र के तहत कहीं मुलाकात की होंगे, इसका पर्दाफाश आगे हुआ। लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी, युवा विरोधी कृत्यों में लगी हुई है। चाहे मैं प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को दूर करने की बात कर लूं मैं, या छत्तीसगढ़ के 21 लाख किसानों के सम्मान निधि काटने की बात कर लूं, हमेशा से भाजपा के नेता और सांसद जो है इस बात को लगे रहे कि छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ ना मिले, और मोदी सरकार भी उसको सहयोग करती रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को खुशहाल किया है, इससे भाजपा के नेता राजनीतिक धरातल खो चुके हैं, अब षड्यंत्र करके राजनीतिक धरातल पाना चाहते हैं। स्पष्ट हो चुका है कि एक और कुछ षड्यंत्र के लिए रमन सिंह जी वहां मिले होंगे, और इसका जो आने वाले दिनों में पर्दाफाश होगा, लेकिन षड्यंत्र इनका मूल मकसद रहा, ऐसा मुझे लगता है। उमेश जी, ये शिकायत मुख्यमंत्री ने भी की थी कि वहां जाकर गलत फीड दिया जाता है, इस वजह से राशि भी रोक ली गई, मुख्यमंत्री का बयान था। और साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर बार बार जिक्र किया था कि जब भी रमन सिंह वहाँ पर जाते हैं गलत तरीके से बताते हैं, या यहाँ पर जो बयान देते हैं वो भी उसका भी गलत असर वहाँ पर पड़ता है। अभिषेक जी देखिए, फेडरल सिस्टम है, और उस फेडरल सिस्टम के तहत पूरा देश के तमाम राज्य काम करते हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और लगातार जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए, और जो लोक लुभावने वादे इन्होंने किए थे उसको पूरा करने में असफल होने के बाद केंद्र सरकार के ऊपर केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया है। मुझको लगता है कि जिस प्रकार का कृत्य और जिस प्रकार का आचरण राज्य सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का रहा है, यहां तक कि खुले मन से भाषण के दरमियान इन्होंने छत्तीसगढ़ में सिंधु बॉर्डर बना देने तक की धमकी केंद्र को देने का काम किया है। तो मुझको लगता है कि फेडरल सिस्टम है, उसमें बैठ करके बातचीत करके समाधान निकालने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि केवल और केवल राजनीति। बहुत संक्षेप में शशांक जी आपसे टिप्पणी चाहूंगा, ये मुलाकात हुई है, फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि अगर ये दिल्ली बुलावा है, इस मुलाकात को अगर हम माने, फिलहाल तो सिर्फ कयास ही है, तब छत्तीसगढ़ की सियासत किस तरीके से बदलेगी, क्या नया समीकरण बनेगा? शशांक जी देखिए, समीकरण क्या बनेगा ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी चुनाव को 2.5 साल से ज़्यादा समय बचा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार अपने दृष्टि से, या केंद्रीय संगठन अपनी दृष्टि से कुछ सोच रहा होगा, उसके आधार पर काम कर रहा है। और जो अभी बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो नेताओं से फीडबैक नहीं लेते हैं, उसके लिए कलेक्टर हैं, वो दैनिक अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, राज्यपाल के माध्यम से रिपोर्ट जाती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन संवैधानिक और जो सरकार चलाने की एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही केंद्र सरकार राज्यों से और राज्य केंद्र सरकार से संवाद करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की प्रधानमंत्री से, 1 साल बाद यह मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई है तो बहुत सारे कयास
लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से मायने भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर आने वाला वक्त बताएगा कि इस मुलाकात में क्या बातें हुई और उस मुलाकात बात का क्या रिजल्ट निकलता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।